स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को इस चैप्टर में जैसे कि हमारा चैप्टर का हेडिंग है वैसे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने टाइप्स हमको पढ़ना है वो सब देखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। और लास्ट में दो स्मॉल टॉपिक्स, दैट इज कोरोजन एंड रैंसिडिटी। इन दो स्मॉल टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर जो है वो एंड होगा, ठीक है। और बीच में केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी आएगा, माफ करिएगा मैं उसको बताना भूल गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आखिरकार है क्या केमिकल रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, एक दो नहीं अनगिनत, ठीक है, इनफिनाइट, जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमारे बॉडी जो है हमारी है, इस एक छोटे से बॉडी में ही इतने ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमको बहुत नहीं पता होता, ठीक है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो जो हम लोग फूड जो हम लोग खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग घर में अपने किचन में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, दैट इज वो सिलेंडर से जो गैस निकलता है वो बर्न होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल रिएक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होता है। अब सबसे पहले ये जानना मेरे लिए जरूरी हो गया अब कि व्हाट इज केमिकल चेंज नाउ, ठीक है। व्हाट इज केमिकल चेंज, तो अ चेंज इन विच प्रोडक्ट कन्वर्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन नए सब्सटेंस बन जाते हैं, ऐसा चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि सपोज हम लोग बात कर लें, कुछ एग्जांपल्स देख लें, तो जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस एश, ठीक है। कोयला जल करके राख बनाता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस एश, राख, ठीक है। तो कोयला दैट इज अनदर सब्सटेंस एंड एश इट इज कंप्लीटली डिफरेंट कोल से, ठीक है। अगर हम कोयले और ऐश के बारे में देखें तो कोयला के प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होते हैं ऐश से, ठीक है। कोयला को हम लोग जला सकते हैं बट ऐश को हम लोग नहीं जला सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज, जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सब्सटेंस है कोल, ये क्या हो गया, चेंज हुआ, जल करके चेंज हुआ और ऐश बनाया, और दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। तो अ चेंज इन विच after conversion substance produces new substance with new chemical properties, ठीक है। तो that is known as a chemical change, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, जो हमने शुरू में देखा कि what is chemical reaction। तो a process in which chemical change takes place is known as chemical reaction, ठीक है। a process in which chemical change takes place is known as chemical reaction। जैसे कि ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। बट जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो हम लोग को जानना है दैट इज क्या, कि when two or more substances react with each other and forms new substance with new chemical properties, then the process is called chemical reaction, ठीक है। When two or more substances react with each other and forms a new substance with new chemical properties, then the process is called chemical reaction, ठीक है। दरअसल वो प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा और नया सब्सटेंस बनाएगा। नया किस सेंस में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो उस
प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं जरा हम लोग। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, बर्निंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो द प्रोसेस in which two or more substances react with each other and forms or produce a new substance with different or new chemical properties। different लिख लेते हैं, with different chemical properties। the process in which two or more substances react with each other and produce न्यू सब्सटेंसेस। एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख ले तो बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, दो छोटे से जो हम लोग डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसे एग्जांपल्स को मैंने लिया है। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन कि द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड फॉर्म और प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल हो गया बर्निंग ऑफ कोल और डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। नाउ अब हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं आगे कि अब किस बेसिस पर हम किसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या है वो बेसिस, ठीक है, कि जिसके बेसिस पर हम बोले कि ये जो रिएक्शन हो रहा है हमारा वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो वही चीज होता है हमारा केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में 5 चीजें हो सकती हैं या होती हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक भी या फिर कोई 2, कोई 3 या कोई 4 या पांचों के पांचों हो सकती है, लेकिन कम से कम अगर जो 5 प्रॉपर्टीज है उनमें से कम कम कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर हमको किसी रिएक्शन में दिख रहा है तो देन वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हो उसको। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके देखते हैं हम लोग। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज इन कलर। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसका कलर जो होगा वो जो ओल्ड सब्सटेंसेस है उनके कलर से डिफरेंट होगा। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चेंज इन कलर। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस बात को प्रूफ करता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट क्या होता है, कभी कभी जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनका स्टेट कुछ और होता है, दैट इज वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन जो नया सब्सटेंस जो हमारा बन रहा है प्रोडक्ट वो उसका स्टेट अलग होता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स हम लोग यहां पे देखेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज प्रॉपर्टी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड द लास्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, इनमें से कोई एक भी अगर उस केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो दैट रिएक्शन कैन बी
कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला क्या था हमारा, चेंज इन कलर, देन सेकंड चेंज इन टेम्परेचर, देन थर्ड चेंज इन स्टेट, देन फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, देन फिफ्थ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, तो ये होते ये 5 प्रॉपर्टीज है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ chemical reaction. The first one is change in color. Second one is change in temperature. Third, change in state. Fourth, formation of a precipitate. And the last one is evolution of gas. तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, और अगर किसी भी रिएक्शन में ये 5 में से कोई एक भी हो रहा है तो वो रिएक्शन हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। तो पहला है हमारा चेंज इन कलर, सेकंड चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड चेंज इन स्टेट, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड फिफ्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट एक डिफरेंट वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, तो वो हम लोग एक रिएक्शन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो हमारा फोर्थ टाइप होगा उसमें हम लोग प्रेसिपिटेट के बारे में जान लेंगे, तो वहां पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज, इन्हीं के बेसिस पर हम किसी भी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम जानते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्यों उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसकी भी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, इन 5 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा, जब एक एक करके जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तो यहाँ वहां पर ये 5 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एग्जांपल्स भी वहां पर आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है हमारे टॉपिक का, दैट इज इक्वेशंस, इसको अब देखना है। तो केमिकल इक्वेशंस हैं क्या, क्यों उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों केमिकल इक्वेशंस की हमको रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बोलते हैं, दैट इज, चलिए बर्निंग ऑफ कोल को ही ले ले, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस एश। ठीक है, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस एश एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि मेरा क्या है, कोल burns in the presence of oxygen and produces ash and carbon मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो गया। देखिए इतना लंबा सेंटेंस मेरा बन गया कि अगर हम बर्निंग ऑफ कोल को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो सीधे इतना लंबा सेंटेंस बन गया 2 लाइन का, कि कोल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस एश एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सा छोटा सा रिएक्शन था। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं, तो उनको लिखेंगे तब तो हो जाएगा कि किसी किसी में मेरा आधा पेज लग जाए। ठीक है, कोई कोई रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसको हम अच्छे से अगर एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो पूरा 1 पेज ले लें। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा लिख पाना पॉसिबल नहीं ना हर वक्त, तो इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो एक्सप्रेस करने का शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट वे होता है, ठीक है, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन।
द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। और किस फॉर्म में, तो या तो हम लोग वहां पे जो हमारे सब्सटेंसेस पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उनका नाम लिख दे, और जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है उनका नाम लिख दे, या फिर उनका केमिकल सिंबल्स भी यूज करते हैं, तो ठीक है, केमिकल सिंबल्स भी यूज करते हैं। यहां पे एक चीज हम लोग और जान लेते हैं कि जो सब्सटेंसेस हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो नया सब्सटेंस हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये चीज को भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वापस हम लोग केमिकल इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस या फिर द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants, ठीक है। एंड प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, the substance the substances which are formed, the substance लिखना बेटर रहेगा, the substance which is formed after the completion of a chemical reaction is called प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिएक्टेंट। वैसे वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारा रिएक्टेंट हो गया, और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद बनता है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारा कोल और ऑक्सीजन गैस ये दोनों रिएक्टेंट हो गया क्योंकि ये इस रिएक्शन में पार्ट कर रहा है, और जो हमारा ऐश एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये प्रोडक्ट हो गया ये दोनों, क्योंकि ये दोनों जो है वो कोल, बर्निंग ऑफ कोल के बाद बनता है, मतलब इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये दो चीज बन रहा है। तो ये मेरा ऐश और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोडक्ट हो गया, और कोल और ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए अब वापस हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन पे जो हम लोग देख रहे थे। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ व्हाट, या फिर यूजिंग देयर नेम और केमिकल symbols. The way of representation of a chemical reaction using their names or chemical symbols is called a chemical equation, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं हम लोग। तो क्या है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द नेम ऑफ व्हाट, reactants and products, using the name of reactants and products, और जब नाम यूज नहीं करेंगे तो उस जगह पे हम लोग उनका केमिकल सिंबल यूज कर सकते हैं, और देयर chemical symbols is called a chemical equation, ठीक है, is called a chemical equation। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करें, जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था कोल के बर्निंग का, वो जरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, कोल क्या होता है, वो होता है कार्बन, ठीक है,
कार्बन, जिसका केमिकल सिंबल या फिर सीधे यहां पे लिख लेते हैं कोल प्लस ऑक्सीजन, पहले वर्ड में लिख लेते हैं, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन दोनों मिलकर के मेरा बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। देखिए यहां पर क्या, कोल जो हमारा बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बन रहा है मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहाँ पे ऐश नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जब हम इसका केमिकल सिंबल यूज करेंगे तो वहां पर ऐश का कोई स्पेसिफाइड केमिकल फॉर्मूला लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पे जो मैंने वो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में लिखा, ठीक है। तो अब इसका केमिकल सिंबल का यूज करें तो कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन गैस के लिए O2, ठीक है। ये बायोमोलिकुलर गैस है, दोनों रिएक्ट किया और मेरा बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ध्यान रखिएगा यहाँ पर C जो कार्बन है ये हम लोग कोयला से ले रहे हैं, ठीक है। कहां से, तो फ्रॉम कोल। और जब बर्निंग कोयला जब जलता है तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहता है, इस वजह से वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। इस वजह से मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है। कई जगह पर आपको किताबों में ये भी लिखेगा कि C+O2 = CO2, ठीक है। तो वो भी होता है, लेकिन ये भी होता है जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन के सप्लाई में कुछ लिमिटेशंस होते हैं वहां पे, इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। देखिए जो हमने 2 लाइन का उस रिएक्शन के बारे में लिखा था वो एक छोटा सा चीज में हो गया, छोटा सा एक सेंटेंस लिख दिया, मैं एक इक्वेशन के फॉर्म लिख दिया, तो हमारा वो रिएक्शन क्या था वो हमको यहाँ से पूरा देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, ये भी चीज हमको यहाँ से पता चल रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो भी चीज पता चल रहा है। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्टेट्स को भी लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है हमारा कोल से ले रहे हैं यानी सॉलिड स्टेट में रहेगा, और O2 ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कहां से, तो फ्रॉम एयर। एयर से हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को तो वो गैसेस फॉर्म में रहेगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है वो भी गैस के फॉर्म में रहेगा। तो जो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, वहां से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस रिएक्शन में पार्ट करने वाले सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट्स कौन से हैं, उस रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बना दैट इज प्रोडक्ट क्या है, वो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका क्या स्टेट है, क्या कलर है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको वहां से केमिकल इक्वेशन से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सब हम सेंटेंस फॉर्म लिखने लगे तो हमारा 4-5 लाइन या फिर 10 लाइन का हमारा एक सेंटेंस बन सकता है, ठीक है, एक पैराग्राफ बन जाएगा फिर वो एक छोटे से रिएक्शन के बारे में। इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं ताकि बड़े से बड़े केमिकल रिएक्शन को भी हम एक स्मॉल छोटे वे में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमको वहां पर बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। उसको बैलेंस करना मतलब कि दोनों साइड जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उनके नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना पड़ता है दोनों साइड। ऐसा क्यों है ये भी हम लोग देख लेंगे, अभी रीजन भी जान लेंगे क्यों हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है बैलेंसिंग, किस तरह से करते हैं हम, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन का जिससे हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 बायोमोलिकुलर गैस है, गैस फॉर्म है, स्टेट भी लिख देते हैं, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ये भी बायोमोलिकुलर गैस है। दोनों रिएक्ट कर दिया और बन गया मेरा वाटर। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ये होता है मेरा लिक्विड फॉर्म है। और देखिए यहाँ पे जो हमारा जो चेंज इन स्टेट वाला जो केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी था वो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों जो रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज वाटर वो लिक्विड फॉर्म में मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है।
तो पहले बैलेंस कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग, और फिर क्यों करते हैं बैलेंस वो जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, देखिए बैलेंसिंग करने के लिए जो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ सेम करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही सेम कर सकते हैं, ना कि उसमें यहाँ पर अगर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें एक ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर यहां से एक ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जनरली होल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किसी किसी केस में हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली होल नंबर से ही हम लोग करते हैं, वो ज्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग होल नंबर का यूज ज्यादा करते हैं। तो क्या करना है, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना, नहीं ऐड करना, नहीं सब्ट्रैक्ट करना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का करना हमको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो पहले से दोनों तरफ सेम है, बस हमको ऑक्सीजन को दोनों तरफ सेम करना है, दैट इज बैलेंस करना है। किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये देख लेते कैसे करें। देखिए हम ऑक्सीजन को अब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, बीच से 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन अकेले नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेले नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों एक है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ है, दोनों एक है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है कि शादी से पहले पति पत्नी अलग होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कौन है, लेकिन शादी के बाद अगर किसी एक पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हस्बैंड वाइफ है, शादी से पहले, ये शादी के बाद का। हम खाली ऑक्सीजन पर इफेक्ट नहीं डाल सकते, हमको पूरा पे इफेक्ट डालना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से 2 को हटाना है, समझे? अब करना क्या है, पूरा को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे? तो 2 से। क्यों? ऑक्सीजन को 2 करना है, इस वजह से ऑक्सीजन को 2 बनाना है। चलिए कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई पूरे को। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो खाली ऑक्सीजन पे इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है, हाइड्रोजन पे भी तो पड़ रहा है, दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। तो हाइड्रोजन तो क्या हो गया, 2 into 2 4 हो गया, और यहाँ पे केवल है 2, और ऑक्सीजन तो 1 into 2 2 हो गया, और यहाँ पे 2 है, तो वो तो बैलेंस हो गया मैंने। लेकिन हाइड्रोजन इस चक्कर में क्या हो गया, शादी करके फंस गया। ठीक है, तो करना क्या है हमको, हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर देना है, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया मेरा हाइड्रोजन जो बैलेंस। ठीक है, 2 2 4 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है बैलेंस करने की? ठीक है, चलिए पहले इसको हटा देते हैं, ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया इसको हटा देते हैं, उसके बाद इसी एग्जांपल को हम लोग यूज कर लेंगे रीजन में। चलिए क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है इसको जान लेते हैं। देखिए क्लास 9 में हम लोग एक पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में केमिकल रिएक्शन के 2 लॉस को पढ़े थे, जिसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें हम लोग देखा था हम लोगों ने कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही बात थी वहां पर। दैट इज इलेक्ट्रॉन को मास से रिलेट कर रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब बिफोर अ केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन मास इज कांस्टेंट। ठीक है, मास जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो चीज यहां पर है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन से पहले था उतना ही इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के बाद रहेगा, ना तो प्रोटॉन्स को कोई इफेक्ट पड़ता है ना ही न्यूट्रॉन्स को कोई इफेक्ट पड़ता है। तो जो मास यहां होगा वही मास यहां होना चाहिए, देख लेते हैं कि नहीं है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले देखते हैं। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, और यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन का मास है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है और एक का मास होता है 16, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 32 है ऑक्सीजन का मास टोटल इधर। अगर रिएक्शन से पहले की बात करें 32 + 2 34 हो गया। ठीक है, चलिए 34। अब प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं क्या है मास, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक ऑक्सीजन, इसका हो गया 16, 2 × 1 2 + 16 दैट इज 18। कहां इक्वल है, नहीं हुआ मेरा इक्वल, तो क्या हो गया बीच में, क्या मास उड़ गया? हाँ, मास उड़ गया। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो मेरा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बिल्कुल भी गलत है।
लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लॉ बिल्कुल करेक्ट है कि मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है ना तो क्रिएट होता है सिंपली, इलेक्ट्रॉन्स ना क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो मास भी जो रिएक्शन के पहले था वही रिएक्शन के बाद रहेगा, ठीक है, मास भी जो रिएक्शन के पहले था वही रिएक्शन के बाद रहेगा। तो इसी के लिए क्या है, अब हमको दोनों साइड मास को इक्वल करना है, दोनों साइड मास को इक्वल करना है, ठीक है। यहां पर अब एक और चीज थोड़ी देर बाद हम देखेंगे और आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी क्या है, क्यों है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हमको दोनों तरफ क्या करना है, मास को इक्वल करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग का काम करते हैं। जो हमने इससे पहले किया था कि यहाँ पे 2 लिख दिया था और यहाँ पे 2 लिख दिया था, ठीक है। देखिए इससे इफेक्ट क्या पड़ा, तो यहाँ पर 2 होने से क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया मेरा 4, हाइड्रोजन हो गया मेरा 4, तो इसको कर देते हैं 1 into 4, तो ये 32 प्लस ये भी बन जाएगा मेरा 4, तो ये मेरा हो जाएगा 36। और यहां पर अब क्या हो गया, हाइड्रोजन फिल हो गया यहाँ पे 4, तो इसको 2 कहेगा 4 कर देते हैं। और यहां मेरा ऑक्सीजन हो गया 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए 4 into 1 4 प्लस 16 into 2 32 हो गया। दोनों तरफ मास इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ जो भी मेरे एलिमेंट्स रिएक्शन में थे उनके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ सेम कर दिए, तो क्या हो गया, मास भी मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। तो उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए एक चीज यहां पे और देख लेते हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल सत्य है, सही है कि हम लोग कोई भी रिएक्शन अगर परफॉर्म करवा रहे हैं या हो रहा है तो वहां पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या फिर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम लोग लिए होते, अगर ऐसा हमारे लिए पॉसिबल होता, तो यहां पर एक और चीज हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा क्या हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और बचा हुआ जो एक ऑक्सीजन एटम है वो वहां पर वैसे ही रह गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्लस O भी लिखते हैं, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एटम, O एटम, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर के रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, ठीक है। चलिए तो अगर हम हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है कि देखिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, एक ऑक्सीजन मेरा एटम जो है वो वैसे ही बच जाता है अनरिएक्टेड, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाकर के इस ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन कर जाएगा और एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, वाटर का। तो वही चीज हो रहा है, एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, वो एक बचा हुआ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और एक और मॉलिक्यूल बनाएगा वाटर का, तो मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक और मेरा मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत नहीं है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग की, तो ये तो एक छोटा सा स्मॉल इक्वेशन था और एक फर्स्ट मेथड था जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, एक और मेथड भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पे तो हमको सोचना पड़ा ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको और इसको, या फिर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अलजेब्रिक मेथड में एक फिक्स पैटर्न होता है, उसको फॉलो करते हैं तो हमको ये नंबर मिल जाते हैं, हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से को लेकर के मैंने एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको मैं यहाँ पे कार्ड दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको इस तरह बैलेंस करते हैं हम लोग, और रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस कारण से हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने, ठीक है। एक 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसी वीडियो में हम लोग। वो जो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया उसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को उसमें दोनों मेथड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही मैं यहाँ पे एग्जांपल्स बताऊंगा। जो अलजेब्रिक मेथड है उसके लिए आप लोग को उस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो थोड़ा होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसका पैटर्न फिक्स जो पैटर्न है वो थोड़ा सा 1 पेज के जितना लंबा हो सकता है, तो उसको बताने में लगभग
4-5 मिनट चला जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि वीडियो फिर उससे लंबी हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि आप उसी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर एक रिएक्शन होता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये जो होता है मेरा एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। उस स्टेट को कोई एक फिक्स स्टेट तो है ना, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस फॉर्म उसको बोलते हैं, AQ। सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर कोई भी मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो उसको लिख देंगे हम लोग AQ। ठीक है, प्लस बेरियम सल्फेट, नो सॉरी, थोड़ा सा रिएक्शन में थोड़ा सा ये इसमें मिस्टेक हो गया, बेरियम क्लोराइड होता है, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट का रिएक्शन होता है। ये भी मेरा एक्वस फॉर्म में रहता है और दोनों का रिएक्शन होता है और जो मेरे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में, और प्लस बेरियम सल्फेट, ये मेरा सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, ये मेरा सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो यहां पर चलिए इसको बैलेंस करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है। तो बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कितने कितने नंबर से उसको देख लेते हैं दोनों तरफ। बेरियम यहाँ 1 है, Ba, यहाँ पर भी 1 है, Cl यानी क्लोरीन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है हमको। Cl को हमको बैलेंस करना है, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा याद रहे किस किस चीज को हमको बैलेंस करना है। अब सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हमको बैलेंस करना है। तो चलो इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो सिंपली हमको क्या करना है, सोडियम को और क्लोरीन को बैलेंस करना है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, सोडियम भी 2 है, और यहाँ पर सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम शुरू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो गया मेरा सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब देखिए बैलेंस हो चुका है पूरा। बेरियम 1 था, 1 बचा रह गया, क्लोरीन 2, यहाँ पर 2, यहाँ 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, सोडियम 2 हो गया 2, सल्फर 1 सल्फर, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखे थे उससे रिलेटेड, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।